नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा व्यावसायिक संप्रेषण विषय अंतर्गत अपनी तीसरी प्रस्तुति में आपका स्वागत करता हूं। पूर्व की दो प्रस्तुतियों के माध्यम से किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान गलाकाट प्रतिस्पर्धा के बाजार में किसी भी व्यवसाय की सफलता हेतु उस व्यवसाय के संप्रेषण तंत्र का सशक्त होना आवश्यक है। प्रायः यह देखा गया है कि तीव्र प्रतिस्पर्धी बाजार में वे व्यवसाय ही अधिक सफल होते हैं जो अपने संप्रेषण तंत्र का कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। संचार तंत्र के यहाँ तक के सैद्धांतिक पक्ष के अध्ययन के उपरांत अब हम अपना अध्ययन व्यावसायिक संचार की व्यवहारिक क्रियाओं की ओर अग्रसर करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सामूहिक वार्तालाप, सेमिनार, अधिवेशन, कृत्रिम साक्षात्कार, प्रस्तुति, श्रवणता आदि आधुनिक तकनीकों का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, इन आधुनिक तकनीकों का अध्ययन आरंभ करने के पूर्व हम पहले समूह क्या होता है और एक समूह किस प्रकार बनता है इसे समझने का प्रयास करें। तो किसी भी व्यवसाय में जहां अधिक संख्या में कर्मचारी काम करते हैं या कोई सेवी वर्गीय क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, वहां समूह चार प्रकार से बनते हैं। स्क्रीन में आप अपना ध्यान केंद्रित करें। बनने वाले समूह में पहले प्रकार का समूह होता है औपचारिक समूह। यह समूह बनाया जाता है, जैसे किसी व्यवसाय में किसी कार्य विशेष को करने के लिए कर्मचारियों का जब समूह बनाया जाता है तो वहाँ उस कार्य विशेष को किए जाने का उद्देश्य स्पष्ट होता है, कर्मचारियों की कार्यविधि तय कर दी जाती है, प्रत्येक सदस्य को उसके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जानकारी दे दी जाती है। अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं, ऐसे प्रकार का समूह फॉर्मल ग्रुप या औपचारिक समूह कहलाता है। अनौपचारिक समूह ऐसा समूह होता है जो कि इनफॉर्मली बनता है, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, वहां समान विचारधारा के कर्मचारी या समान रुचि के आधार पर या समान सामाजिक परिवेश के आधार पर इनफॉर्मली कुछ ग्रुप डेवलप हो जाते हैं। यह ग्रुप में म्यूचुअल बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। तीसरे प्रकार का समूह होता है प्राथमिक समूह। यह छोटे आकार के समूह होते हैं, किंतु इस समूह में पारस्परिक मेल मिलाप, आपसी संबंध बड़े मैत्रीपूर्ण होते हैं। उदाहरण के तौर पर परिवार को हम प्राथमिक समूह के रूप में देख सकते हैं। घनिष्ठ मित्रों का समूह होता है, कोई क्रीड़ा दल होता है जैसे क्रिकेट की टीम है, ये सब प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। अनुपूरक समूह एक ऐसा समूह होता है जिसमें सदस्य संख्या अन्य तीनों समूहों की तुलना में अधिक होती है। यहाँ बड़ी संख्या में सदस्य होते हैं। एक विशेष बात होती है कि इस प्रकार के समूह का अपना एक कोई कनेक्टिंग लिंक होता है, जैसे किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों का समूह। इनका कनेक्टिंग लिंक सिर्फ उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र होना है। तो यहाँ तक हमने पहले यह समझा कि किसी भी कार्यकारी क्षेत्र में समूह किस प्रकार बनते हैं। अब मित्रों, हम अपना अध्ययन पुनः उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहां हमने उसे छोड़ा था कि संचार की आधुनिक तकनीक में आधुनिक तकनीकें किस प्रकार से संचार में उपयोगी भूमिका निभाती हैं। तो संचार की उन तकनीकों में हम सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन या सामूहिक चर्चा का अध्ययन आरंभ करते हैं। सामूहिक चर्चा संप्रेषण की वह तकनीक है जिसमें समूह के सभी सदस्यों को चर्चा में सम्मिलित किया जाता है। ऐसी सामूहिक चर्चा का विषय पहले से तय होना आवश्यक है, अर्थात यह किसी समस्या का समाधान करने के लिए सामूहिक चर्चा आयोजित की जा रही है या भविष्य के लिए कोई नीति का निर्धारण करना उद्देश्य है, तो किस उद्देश्य से सामूहिक चर्चा आयोजित की जा रही है यह पहले से तय होना आवश्यक है। जब समूह चर्चा के लिए एकत्रित होता है तो वहाँ किसी एक सदस्य को उस समूह का नेतृत्व करना आवश्यक होता है। नेतृत्व के अभाव में सामूहिक चर्चा अपने उद्देश्य से भटक जाती है, गॉसिपिंग में कन्वर्ट हो जाती है। सामूहिक चर्चा में जो नेतृत्व करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह उपस्थित सभी सदस्यों की उसमें सहभागिता सुनिश्चित करवाए, हर एक सदस्य के विचार आमंत्रित करे और उनके विचारों को गंभीरतापूर्वक सुनने का जिम्मेदारी नेता की होती है। सामूहिक चर्चा जिस विषय को लेकर आयोजित की जा रही है उसके लिए परफेक्ट प्लानिंग होनी आवश्यक है,
अर्थात अगर विषय ऐसा है जिसके संबंध में कुछ सूचनाएं सदस्यों को उपलब्ध करानी है तो वही सूचनाएं पहले से तैयार होनी चाहिए और बैठक के समय उन्हें वही सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अर्थात जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की आवश्यकता है वह पहले से कर ली जानी आवश्यक होती है। यहाँ फ्री कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश होना चाहिए, अर्थात जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उन सभी सदस्यों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और परस्पर विरोधी विचार होने के बाद भी हर एक विचार को पूरा महत्व और पूरा सम्मान भी दिया जाना चाहिए। तो सामूहिक चर्चा के लिए एक ऐसा विषय होता है, यहाँ तक यह स्पष्ट है कि एक विषय होता है जिस पर समूह चर्चा करता है और किसी निर्णय तक पहुँचने का प्रयास करता है। तो मित्रों, सामूहिक चर्चा आयोजित होने के लिए सामूहिक चर्चा के पूर्व कुछ व्यवस्था की जानी आवश्यक होती है। इन व्यवस्थाओं को हम समझने का प्रयास करें कि सामूहिक चर्चा जिसमें समूह, चाहे वह औपचारिक समूह हो, चाहे वह प्राथमिक समूह हो, चाहे वह अनौपचारिक हो, चाहे वह अनुपूरक हो, इसमें सभी सदस्यों को जब एक स्थान पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाना होता है तो चर्चा हेतु चर्चा की तिथि तय होनी आवश्यक होती है, चर्चा का स्थान तय होना आवश्यक होता है, समय तय होना आवश्यक होता है। यह भी तय होना आवश्यक होता है कि चर्चा में कौन कौन सम्मिलित होगा, सामूहिक परिचर्चा की अध्यक्षता कौन करेगा, सामूहिक परिचर्चा में ग्रुप डिस्कशन में मुख्य वक्ता कौन होगा, चर्चा का एजेंडा क्या होगा, चर्चा में अगर कोई विशेषज्ञ का होना आवश्यक है, उद्देश्य ऐसा है कि उसमें कोई विशेषज्ञ का होना जरूरी है तो विशेषज्ञ भी आमंत्रित किए जाने चाहिए। अगर औपचारिक प्रकार का समूह है, उसमें पहले भी बैठकें हुई हैं तो पुरानी बैठक के कार्यवृत्त भी यहाँ प्रस्तुत किए जाने चाहिए, उनका अनुमोदन होना चाहिए। जो लिखित सामग्री इसमें उपलब्ध कराई जानी है इसकी भी आवश्यक व्यवस्था पहले कर लेनी आवश्यक है। समूह के सदस्य जब चर्चा के लिए उपस्थित होते हैं तो यह एक चर्चा आयोजित करने में व्यवस्था के विभिन्न पक्ष क्रियाशील होते हैं। इन सभी के बीच में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन का होना आवश्यक है, क्योंकि जब आपसी सहकार आयोजित होगा तभी सामूहिक चर्चा अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएगी। अन्यथा एक अप्रिय वातावरण बन जाने की स्थिति में वह वातावरण ही चर्चा के उद्देश्य को प्रभावित करता है। अगले क्रम पर हम देखें कि सामूहिक चर्चा के समय में जब सामूहिक चर्चा की जाती है उस समय सभी की भूमिका अलग अलग होती है। जैसे सामूहिक चर्चा में जो चर्चा की अध्यक्षता करता है उसकी भूमिका यह होती है कि वह सामूहिक चर्चा की नियमावली तय करे और सभी सदस्यों को उन नियमों से अवगत करा दे। वह इस बात का भी ध्यान रखे कि हर सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए, सभी को उचित समय देना आवश्यक है, सभी की समस्याएं, उनके सुझाव सुनने आवश्यक हैं और सभी के विचारों को क्रम से उसे सुनकर निर्णय में सम्मिलित करने का विवेक भी उसमें होना आवश्यक होता है। सामूहिक चर्चा में जो रिकॉर्डर है वो जो सामान्य रूप से सामूहिक चर्चा में जो सेक्रेटरी की भूमिका में होता है, सचिवीय भूमिका में होता है, उसका कार्य होता है कि यदि वह पुरानी कोई बैठक पूर्व में आयोजित हुई है तो उसके कार्यवृत्त का पठन करे, उसका अनुमोदन कराए, बैठक के समय उपस्थित रहे, सभी सदस्यों के विचार को शांतिपूर्वक सुने और जहाँ जहाँ आवश्यक है वह विचारों को लिपिबद्ध करता चले। जब निर्णय लेने का समय आए, उपसंहार का समय आए, तो अध्यक्ष को उसे यह रिकॉर्डेड फैक्ट्स उपलब्ध कराने होते हैं। सामूहिक चर्चा में शामिल होने वाले सदस्यों की भी अपनी भूमिका होती है। सभी सदस्यों के लिए आवश्यक होता है कि वे शांतिपूर्वक अन्य सदस्यों के द्वारा रखे गए विचारों को सुने। अपना अवसर आने पर वे अपने विचार सिस्टमैटिक तरीके से इस प्रकार रखें कि सामूहिक चर्चा जिस उद्देश्य को लेकर आयोजित की जा रही है, चर्चा उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो मित्रों, एक सामूहिक चर्चा जब आयोजित होती है तो ये सभी सदस्य अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं तो सामूहिक चर्चा अपने उद्देश्य तक पहुंचती है। सामूहिक चर्चा के लाभ भी व्यवसाय को प्राप्त होते हैं। जैसे जब सभी सदस्य मिलकर किसी चर्चा में अपनी सहभागिता रखते हैं तो उस सामूहिक चर्चा से जो निर्णय लिया जाता है
उस निर्णय में हर एक सदस्य को निर्णय में अपनी सहभागिता का आभास रहता है। इसलिए जब उन निर्णयों को क्रियान्वयन करना होता है तो उसका कमिटमेंट लेवल हाई होता है। सामूहिक चर्चा में जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें विशेषज्ञों की राय भी सम्मिलित होती है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है। सभी सदस्यों के विचार सुनने से एक और लाभ होता है कि इसमें सदस्यों के इनोवेटिव थॉट्स प्राप्त होते हैं, और इन इनोवेटिव थॉट्स के माध्यम से व्यवसाय को भविष्य में अगर कोई नई दिशा में प्रगति करनी है, नई दिशा में कार्य करने हैं, तो वहाँ पर ये मददगार भूमिका निभाते हैं। जब एक स्थान पर बैठकर सभी सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो इससे संगठन में पारस्परिक प्रेम बढ़ता है, संगठन सशक्त बनता है। सभी सदस्य अपने विचार क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं तो इसमें नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है, और एक संगठन भविष्य के लिए जो नेतृत्व की आवश्यकता होती है ऐसे नेतृत्व भी तैयार करता चलता है। सामूहिक चर्चा के इन लाभों के बीच में कुछ दोष भी सामूहिक चर्चा में है। जैसे सामूहिक चर्चा ऐसे विषयों पर आयोजित नहीं की जा सकती जिन विषयों पर त्वरित निर्णय लेना हो, क्योंकि इसमें सामूहिक चर्चा को आयोजित करने में समय लगता है और समय की अधिकता इसके मार्ग में बड़ी बाधा है। सामूहिक चर्चा जब आयोजित होती है तो उसमें बहुत से सदस्य अपने विचार रखते हैं, और जब निर्णय होता है तो निर्णय एक होता है। तो यह तय करना या यह समझना कठिन होता है कि किस सदस्य के विचार को स्वीकार करते हुए सभापति या जो अध्यक्ष है उन्होंने निर्णय लिया है, और चूंकि यह तय करना कठिन होता है इसलिए उत्तरदायित्व के निर्धारण में भी इसमें कठिनाई आती है। कई बार समूह के सदस्यों में पारस्परिक वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, और वैचारिक मतभेद में यदि इसे समय रहते व्यवस्थित रूप से नियंत्रित न किया जाए तो ये पारस्परिक विरोध का स्वरूप भी ले लेते हैं। तो यहाँ जो सामूहिक चर्चा का नेतृत्व करता होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वैचारिक मतभेद को किसी प्रकार के विद्वेष में परिवर्तित न होने दे। यह एक खर्चीली पद्धति है जिसमें सभा का आयोजन करने के लिए स्थान तय करना, सदस्यों को आमंत्रित करना, उनके आने जाने का खर्च, आयोजन की तिथि पर उनके खाने पीने, स्वल्पाहार या अन्य व्यय भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो यह एक खर्चीली पद्धति होने के कारण इसे सामान्य विषयों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। किंतु यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो एक व्यवसाय के लिए हम सामूहिक चर्चा को अधिकाधिक रूप से उपयोगी या इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे अगर सामूहिक चर्चा आयोजित की जा रही है तो उपस्थित होने वाले सभी सदस्यों को हम एडवांस में यह बता दें कि किस विषय पर चर्चा आयोजित हो रही है और व्यवसाय का दूरगामी क्या उद्देश्य है, जिस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए इस सामूहिक चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। उचित संसाधन का प्रबंधन होना चाहिए, अर्थात रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे कि एक ऐसा आदर्श वातावरण बने कि सभी सदस्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मानसिक रूप से स्वतंत्र महसूस कर सकें। आपसी तालमेल भी स्थापित होना आवश्यक है। जितने भी सदस्य चर्चा में उपस्थित होते हैं इनके मध्य आपसी तालमेल स्थापित करने की भी जिम्मेदारी सभा के नेतृत्वकर्ता की होती है। और जब निर्णय लिए जाने की स्थिति में चर्चा पहुंचे तो नेतृत्वकर्ता की यह जिम्मेवारी होती है कि वह सर्वसम्मति से निर्णय लेने का प्रयास करे। यदि निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है तो डेफिनेटली इसमें कर्मचारियों का आपसी कमिटमेंट लेवल ऊंचा होगा और वे उस निर्णय को क्रियान्वयन के समय में इसके साथ पूरी श्रद्धा रखते हुए अपने कार्य को संपन्न करेंगे। तो इस तरीके से मित्रों, सामूहिक चर्चा सामूहिक संप्रेषण की दिशा में एक उपयोगी भूमिका निभाती है। अब समूह संप्रेषण के अगले क्रम में हम सामूहिक चर्चा के पश्चात सेमिनार या संगोष्ठी का अध्ययन करते हैं। संगोष्ठी भी सामूहिक संप्रेषण का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत किसी व्यवसाय में या सेवी वर्गीय क्षेत्र में समान प्रकार का ज्ञान रखने वाले या समान प्रकार की जानकारी रखने वाले जो विद्वान होते हैं इन्हें एक स्थान पर आमंत्रित किया जाता है और किसी विषय विशेष पर विचार विमर्श कराया जाता है। संगोष्ठी में एक विषय विशेषज्ञ होता है जिसका उस विषय पर विशेष अध्ययन होता है। वह
प्रथम वक्ता होता है। प्रथम वक्ता के द्वारा विषय पर अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर विचार प्रकट किए जाते हैं, जिसे कीनोट एड्रेस कहा जाता है। तत्पश्चात जो अन्य सदस्य होते हैं वे भी क्रम से अपने अपने विचार संगोष्ठी में रखते हैं। इस तरह से यह एक संप्रेषण की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत विभिन्न ज्ञानियों का या जिन्हें किसी विषय विशेष पर ज्ञान है, अधिकार है, उनके ज्ञान के आधार पर विचार विमर्श के द्वारा निर्णय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। संगोष्ठी को यदि हम आयोजन किए जाने वाले प्रकार के आधार पर समझने का प्रयास करें तो आप स्क्रीन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। संगोष्ठी 4 प्रकार की होती है। पहली लघु संगोष्ठी, ऐसे विषय जो कि किसी प्रकरण प्रकार के होते हैं या कोई आरंभिक अवस्था के विषय हों तो इनके लिए लघु संगोष्ठी या मिनी सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं। मुख्य संगोष्ठी ऐसे विषयों पर आधारित है जो कि वार्षिक प्रकार के हों। अगर कोई व्यवसाय ऐसा है जिसमें कि वर्ष में एक बार सेमिनार के माध्यम से किए गए कार्य या भविष्य के कार्य के लिए नियोजन करना हो तो ऐसे प्रकार की संगोष्ठी मुख्य संगोष्ठी कहलाती है। महत्वपूर्ण विषयों पर जिसमें कि राष्ट्रीय नेशनल सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं उसमें देश के अलग अलग भागों से अलग अलग विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है और इस नेशनल सेमिनार में जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वो विषय महत्वपूर्ण होते हैं। और अधिक महत्वपूर्ण विषय जिसमें क्षेत्र राष्ट्रीय से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का होता है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की जाती है। तो मित्रों, ये संगोष्ठी के विषय के आधार पर वर्गीकरण था। अब हम संगोष्ठी के लक्षणों के संबंध में चर्चा करें कि संगोष्ठी हमेशा छोटे ग्रुप के लिए आयोजित होती है। अर्थात यदि हम सोचें तो ये औपचारिक, अनौपचारिक और प्राथमिक ये 3 प्रकार के समूहों के लिए उपयोगी है। अनुपूरक समूह के लिए संगोष्ठी उपयोगी नहीं है, हम यह कह सकते हैं। संगोष्ठी में मौखिक संप्रेषण होता है, अर्थात जो सदस्यगण इसमें सम्मिलित होते हैं वे अपने विचार डायस से या एक जहां वक्तव्य प्रस्तुत करने का स्थल होता है वहां से मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट करते हैं। हालांकि वे अपने आलेख लिखित रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, तो ये मौखिक और लिखित दोनों रूप में हो जाता है, लेकिन इसमें प्रारंभिक संप्रेषण मौखिक आधार पर होता है। इसमें महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए सम्मिलित किए जाते हैं। ऐसे विषय जिन विषयों का वर्तमान या भविष्यगामी गहरा असर होने वाला हो, ऐसे विषय इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जो सदस्य चर्चा में उपस्थित होते हैं वे उन विषयों के विशेष अध्ययनकर्ता होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि क्योंकि उन्हें सेमिनार के टॉपिक के बारे में पहले से जानकारी होती है तो वे पुस्तकालय या इंटरनेट के माध्यम से अपने अध्ययन को परिपक्व कर ऐसी संगोष्ठियों में सम्मिलित होते हैं। तो उनके विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात जो सभापति होता है वह सभापति इन सभी विचारों का विश्लेषण कर इसे संगोष्ठी के निष्कर्ष को निकालने का कार्य करता है। संगोष्ठी को प्रभावी बनाने के लिए यदि कुछ बातें ध्यान में रखी जाएं तो सामूहिक संप्रेषण की यह विधि भी अत्यधिक प्रभावी हो सकती है। इसमें जो रोल ऑफ ऑर्गेनाइजर है, जो संगोष्ठी का आयोजन करता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह सभी अग्रिम तैयारियों को विधिवत करे, अर्थात तिथि तय करे, स्थान तय करे, विषय तय करे, उसके लिए आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था कर रखे। यदि ओवरहेड प्रोजेक्टर की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था करे। बैठक के लिए चाय, नाश्ते इत्यादि की व्यवस्था भी संगठक को करनी आवश्यक होती है। वक्ता की भी भूमिका है। वक्ता जैसे कि विषय की पूर्व से जानकारी होती है, वह पुस्तकालय या इंटरनेट के माध्यम से अच्छी तरीके से विषय की तैयारी करे और अपनी प्रस्तुति को तर्कपूर्ण तथा संक्षिप्त यानी निर्धारित समय के अंतर्गत पूर्ण करने का प्रयास करे। वह इस बात का भी ध्यान रखे कि उसकी प्रस्तुति समाप्त होने के पश्चात यदि श्रोता समूह से कोई प्रश्न आ रहे हैं तो वह उनका उत्तर भी दे। अपना प्रस्तुति पूर्ण करने के पश्चात वह श्रोता समूह को धन्यवाद भी ज्ञापित करे। इसके बाद सभापति की भूमिका होती है कि वह संगोष्ठी के आरंभ में विषय का संक्षिप्त परिचय दे, कीनोट एड्रेस दे और बाद में सभी वक्ताओं का परिचय कराए। वक्ताओं का
प्रस्तुति के लिए आमंत्रण होने के पश्चात जब वक्ता की प्रस्तुति पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात वह श्रोताओं को प्रेरित करे कि वह यदि कोई संशय है तो वे अपने प्रश्न पूछें। प्रश्नोत्तर में अगर यदि किसी प्रश्न पर वक्ता उसका संतोषप्रद जवाब नहीं दे पा रहा है तो सभापति, जो कि विषय का विशेषज्ञ होता है, वह उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए वहाँ उपस्थित होता है। श्रोताओं की भी अपनी भूमिका होती है कि सामूहिक भाषण चालू होने के पहले, संगोष्ठी चालू होने के पहले वे अपने स्थान को सुनिश्चित कर लें, सभी प्रस्तुतियों को ध्यान से सुने, महत्वपूर्ण बातों को वो लिपिबद्ध करते रहें तथा जिस जगह संशय की स्थिति हो वहाँ वे संगत प्रश्न पूछें और जिस समय संगोष्ठी समाप्त हो तब तक वह रुककर संगोष्ठी के निष्कर्ष को सुने। तो संगोष्ठी का सभापति इससे निष्कर्ष निकालकर निष्कर्ष को लिपिबद्ध कर उसे प्रकाशित करने का कार्य करता है। तो मित्रों, यहाँ तक हमने सामूहिक संप्रेषण की दो विधियों, जिसमें कि ग्रुप डिस्कशन और सेमिनार का अध्ययन किया। इस हिस्से के अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी से वायरस संक्रमण से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखने के अनुरोध के साथ कि आप नियमित समय के आधार पर अपना हाथ धोते रहें, वॉश योर हैंड्स, यूज़ ए टिश्यू फॉर कॉफ्स, अवॉइड टचिंग योर फेस, और इन सावधानियों को रखकर हम वायरस संक्रमण से बच सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू वेरी मच।